हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ठीक, अच्छे से, मजे में। यहां पर मैं एक और टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पढ़ना है। फर्स्ट लॉ तो हमने क्लियर किया, वहां पर हमने इनर्शिया समझा, और मैंने ये भी बोला आपको कि जो फर्स्ट लॉ होता है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फिर हमने फर्स्ट लॉ में बोला जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा रेस्ट में ही रहेगा, जो मोशन में होगा मोशन में ही रहेगा, टिल कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। ये तो हमने कर दिया। लेकिन सर न्यूटन का दूसरा कानून क्या बताती है? क्या बताती है? दूसरा कानून बताती है, न्यूटन का दूसरा कानून समझने से पहले हमको मोमेंटम समझनी आती है। हमको क्या समझनी आती है? मोमेंटम समझना होगा। यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, मोमेंटम लिखा है मैंने, एक नई टर्म, नई शुरुआत के साथ साथ हम यहां पर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास। एक्चुअली मोमेंटम क्या है? ये दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी। मोमेंटम मैंने यहां पर मेंशन करिए, आगे आगे मैं सब बोलूंगा इसमें आता क्या है, हमें इसमें पढ़ना क्या है, ध्यान से देखेंगे जरा। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन मास। मोमेंटम मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो उसका मतलब क्या है? अगर मास ज्यादा होगा मोमेंटम भी ज्यादा होगा। हाँ सर। अगर मास कम होगा मोमेंटम भी कम होगा। हाँ सर, ठीक है, डन हो गया सर। अच्छा, मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। सर आप जोड़ते जा रहे हो, एक और टर्म आपने जोड़ दी। क्या? मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम, जितनी कम वेलोसिटी उतना कम मोमेंटम। सर समझ में आ गया? एग्जैक्टली, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू एम क्रॉस वी। एम इंटू वी में इसको बोलता हूं, मतलब जो प्रोडक्ट होता है, जो ये होता है मोमेंटम होता है, ये मास इंटू वेलोसिटी होता है। उसका मतलब क्या है सर? ये जो मोमेंटम है ये दो चीजों का जोड़ है। यहां पर जब भी तो मोमेंटम की बात करेगा, इसका मतलब तेरे जहन में पहले ही आना चाहिए इसमें मास है और वेलोसिटी है। इज दैट क्लियर? मैं समझाना चाहता हूं आपको, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि न्यूटन का सेकंड लॉ समझने से पहले हमें मोमेंटम समझना है। जैसे हमने बात की थी फर्स्ट लॉ से पहले हमने क्या समझा? इनर्शिया समझा। ये समझने से, सेकंड लॉ समझने से पहले हमको मोमेंटम जानना पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में होगी, ध्यान से देखना बेटा, अगर बॉडी रेस्ट में होगी, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, इट्स मोमेंटम विल बी जीरो। सर क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी। अगर v जीरो हो गया तो सर हमारा p भी जीरो हो जाएगा। अगर v जीरो हो गया तो p भी जीरो हो गया, यानी कि मोमेंटम भी जीरो हो गया। सर कैसे? मुझे दिखा दो। अगर p इज इक्वल टू m इंटू v, लेकिन v अभी किसमें है? v तो जीरो है ना। कंडीशन आपने पहले ऊपर रखी ना, आपने कंडीशन तो ऊपर नहीं रखी। क्या? v इज इक्वल टू जीरो, तो मेरा जो मोमेंटम होगा वो भी जीरो बन जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट आप मेंशन करते जाओ। जितना भी मुनीर सर आपको बोलता है, हर एक पॉइंट आपको अलिफ्ट में काम आएगा। इसलिए जो 9th वाले होते हैं ना, ये बहुत प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। आगे चलते हैं बच्चा। एवरी मूविंग बॉडी पॉजेस मोमेंट। जब भी कोई बॉडी चलती, अगर मैं चलता हूं मेरे पास मोमेंटम है, अगर मैं ऐसे चलता हूं मेरे पास मोमेंटम है, अगर मैं ऐसे चलता हूं मेरे पास मोमेंटम है। अच्छा सर, क्या जो भी बॉडी चलती है, गाड़ी चलती है, साइकिल चलता है, तू चलता है, मैं चलता है, मैं बोलूंगा इस बॉडी का मोमेंटम, इस बॉडी का मोमेंटम होगा। एक और चीज, बॉडी विद ग्रेटर मास और वेलोसिटी विल पॉजेस ग्रेटर मोमेंटम। जिस बॉडी का ज्यादा मास या ज्यादा वेलोसिटी होगी, जिस बॉडी का ज्यादा मास या ज्यादा वेलोसिटी होगी, वो बनेगा, उसका मोमेंटम जो होगा, उसका जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। उसका जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। मोमेंटम यहां पर मैंने लिखा है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी आती। यहां पर हमारा मोमेंटम क्लोज हो गया। लेकिन सर एक और चीज एग्जाम में पूछा जाता है, इस मोमेंटम का यूनिट क्या आएगा? मोमेंटम अभी मैंने बोला p इज m क्रॉस v, m into v बोला ना मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास m and velocity v। सर डाउट क्लियर? डाउट क्लियर? आगे चलते हैं। m क्रॉस v, m के बदले किलोग्राम सबको पता होगा, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इसको मैं मल्टीपल में लाऊंगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर ये जो नीचे s है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, वो बनेगा kg ms पावर -1। क्योंकि यहां पर जो ये डिवाइड में है ये ऐसे होता है, एक्चुअली आपको कंफ्यूजन मत रहना चाहिए।
ये ऐसे होता है, इसका पावर होता है नीचे +1, जब मैं इसको ऊपर लगाऊंगा तो बनेगा -1। ये एक एक पॉइंट्स आप मेंशन करते जाओ, जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है हर एक पॉइंट आप मेंशन करते जाओ और मेरे वर्ड्स को कॉपी करते जाओ। आगे चलो, अभी हमने यहां पर बच्चा, हमने अभी यहां पर मोमेंटम के बारे में जाना, हमने मोमेंटम अच्छे से समझा और उसी के आधार पर हम यहां पर आज अभी हम यहां पर आपके सामने लेकर आए हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा सर, ये सेकंड लॉ शॉर्ट में बता दीजिए, हमें ज्यादा लंबा याद नहीं रहता है। शॉर्टकट भी अगर आप याद रख लीजिएगा इसको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर मैं ऐसे बताऊं सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है, ध्यान से देखेंगे जरा आप, जरा वो पहले बोर्ड पे नजर डालिए। मैंने जो जो पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, जो जो पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं आगे, मैंने लिखा क्या है कि जो मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, शाबाश, मेरे मोमेंटम में बॉडी के ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में उतना ही चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टाइम जितना उस पर फोर्स अप्लाई होगा। ध्यान से देखेंगे, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सर व्हाट क्या 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 आप क्या बोल रहे हैं सर? इट स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम बदला जाएगा, जितना मोमेंटम में बदलाव आएगा, जितना मोमेंटम में बदलाव आएगा, जितना मोमेंटम में बदलाव आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर जहां पर मैंने बोला था आपको, बहुत बार मैंने बोला, जहां पर लफ्ज रेट आ गया उसका मतलब डिवाइड में टाइम है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? मतलब बॉडी में जितना उसके मोमेंटम में चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टाइम, वो डिपेंड करेगा किस पे? फोर्स पे। फोर्स कम होगा मोमेंटम में कम बदलाव आएगा, फोर्स ज्यादा होगा मोमेंटम में ज्यादा बदलाव आएगा। आगे चलते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चा इसको। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं जान। हमें यहां पर आपको ध्यान से देखना होगा, मोमेंटम की बात मैंने अभी की, मैंने अभी मोमेंटम की बात ही की ना। मैंने बोला था, अगर मैंने बोला मोमेंटम, अब जरा सोचो, मोमेंटम दो किस्म का हो सकता है। दो किस्म का नहीं, यहां पर हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक ही मोमेंटम वो वाला जो इनिशियल मोमेंटम होगा, और जो मोमेंटम इनिशियल के साथ होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी के साथ कौन सा मोमेंटम होगा? इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल के साथ कौन सा होगा? फाइनल मोमेंटम। अरे सिंपल सी बात है भाई। अरे हाँ, mu इज इक्वल इनिशियल मोमेंटम, mv इज इक्वल फाइनल मोमेंटम। अच्छा सर, जब इन दोनों को मैं यहां पर डालूंगा, तो क्या बनेगा? m डायरेक्टली f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम सर आपने लिखा, मैं लिखूंगा mv माइनस mu डिवाइड बाई t। अच्छा सर, ये mu कहां से आ गए, mv कहां से आ गए? ये है बेटा, हमें जो मोमेंटम में चेंज आती है फाइनल मोमेंटम से लेकर इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम से लेकर इनिशियल मोमेंटम, जो मुझे चेंज आती है वही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम, जिसको बोलते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे चलते हैं। के तो वैसे ही रह गया कि सर के कहां से, के इज कौन? जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करता हूं, एलिमिनेट करता हूं, तो मुझे कांस्टेंट मिलता है, यहां पर मैं उसको के से रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, mv माइनस mu। आगे चलते हैं सर, वो हो गया f इज इक्वल टू mv माइनस mu डिवाइड बाई t। तो सर क्या होगा यहां पर? ऐसे को मैं m को जरा कॉमन निकालता हूं, m को मैंने बाहर लगाया, m को मैंने बाहर निकाला, तो यहां बच गया v माइनस u बच गया सर। हाँ सर, मुझे ठीक है, मुझे कोई डाउट नहीं है सर, v माइनस u बच गया और नीचे t। अच्छा सर, ये जो k है, k होता है कांस्टेंट, k होता है कांस्टेंट। आप सर एक बार सोचो, यहां तक तो आप सबको क्लियर हो गए, यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई टेंशन, यहां तक सबको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, आगे हमें देखना है, आप जरा याद करो, हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन याद है आपको? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। क्या हमने वहां पर इक्वेशन v माइनस u बाई t बोला था? अरे याद करो, एक बार लेक्चर याद करो, मेरा लेक्चर याद करो जरा। हमने क्या बोला था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t, जिसकी वजह से हमने वो इक्वेशन ऑफ मोशन पहली वाली डिराइव भी की थी, at इज इक्वल टू v माइनस u, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं v इज इक्वल u प्लस et। 2 सेकंड लगते हैं इक्वेशन को डिराइव करने में बेटा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जितना अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट जाओगे उतना ही आपका फायदा होएगा। आगे चलते हैं बच्चा, वो होगा k इंटू m इंटू a। अच्छा, a कहां से आ गया? v माइनस u और m आपने मैंने लगा दिया। k है कांस्टेंट, जब k कांस्टेंट तो यहां क्या बच गया बेटा? ma बच गया। जब ma बच गया सर, तो m क्या है बेटा?
m क्या है मास, a है बेटा एक्सेलरेशन और f है बेटा फोर्स। यहां तक सबको समझ में आ गया। फोर्स होता है दो चीजों का प्रोडक्ट, ये आपको कभी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं बोलना है। जब भी फोर्स की बात आ गई आपको बोलना है सर ये है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कहां से आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से ये इक्वेशन हमारे पास प्रेजेंट होकर आ गई। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा यहां पर मैंने F इक्वल ma लिखा, अगर मैं a को वहीं पे रख दूं, मैं तो आपको आता है मैथमेटिक्स, आपको अच्छा आता है, वेरी गुड, यू आर लेजेंड इन मैथमेटिक्स। क्या a को हम में वहीं रखते, अगर m मल्टीपल में है, जब मैं ट्रांसफर करूंगा ये डिवाइड में आ जाएगा। वही मैंने लिखा a इज इक्वल टू f बटा m। यहां पर पॉइंट क्या है, यहां पर पॉइंट जो देखना है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। यहां पर पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात जरा ध्यान से कान खोल कर ऐसे कान रखो और मेरी बात सुनो। सर क्या बात क्या सुननी है हमें, जिस बॉडी का मैं अभी अगर किसी बॉडी की बात करता हूं, मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो बॉडी पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, वो बॉडी पे डिपेंड करती है। मतलब क्या, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सर उसका मतलब क्या है, अगर बॉडी में फोर्स अप्लाई ज्यादा होगा, अगर बॉडी में फोर्स अप्लाई ज्यादा होगा तो मतलब उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी, उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरा सोचो, आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा, यह है मार्कर और यह है मार्कर की कैप, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, यह है मार्कर और यह है मार्कर की कैप। क्या आपको इसको अप्लाई, इसको धक्का देने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि इसको धक्का देने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको इसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा धक्का देने के लिए, मोशन लाने के लिए। गो ज्यादा मास, फोर्स क्या होगा अप्लाई ज्यादा। अच्छा जब फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। यही मैंने यहां पर बोला, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा। यहां पर क्या है जरा देखो, मास क्या है ज्यादा, एक्सेलरेशन क्या होगी कम, मास क्या है कम, एक्सेलरेशन क्या होगी ज्यादा। यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का काम। यहां पर हमें आगे बहुत कुछ सीखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना आपको यहीं से बेस स्ट्रांग बनेगी उतना मजा आएगा। जितना भी हमने बोर्ड पे लिखा, एक एक पॉइंट्स आप मेंशन करते जाओ, एक एक पॉइंट्स, आपको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम अगले वीडियो में पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। ये अभी अगर मैं आपको सारा अभी के दूंगा, अभी कंप्लीट आपको लेंथ ही जाएगा, आप बोर हो जाओगे। सर ने एक ही लेक्चर में सारा खत्म किया, इसका हमें एप्लीकेशन पढ़ना है, यहां पर हमें थोड़ा सा इसको और सोचना है, यहां पर फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हर कोई पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद है आपने हर कोई पॉइंट मेंशन किया होगा। उम्मीद है आपने वीडियोस को अच्छे से गौर से देखा होगा और वीडियो को लाइक और कमेंट किया होगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।